जुल्म की टहनी पे लालच का बसेरा था। गुड़का खेड़ा में बस मुखिया का अंधेरा था। गरीब की मेहनत और जमींदार की शान, कौड़ियों के भाव बिकता था किसान का अरमान। पर वक्त बदला, जब लौटा एक बेटा सयाना। अब शुरू होगा चतुराई का एक नया अफसाना। कुड़का खेड़ा गांव में एक मुखिया रहता था जिसका नाम भानु प्रताप था। वो बहुत ही लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। देखो चमन, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं मुखिया जी, पूरा कुड़का खेड़ा आपकी मुट्ठी में। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। मुखिया ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास रामदीन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मुखिया जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है मुखिया जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ महीनों के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम रामदीन है और मैं पास के ही टोले में रहता हूँ। ठीक है रामदीन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है मालिक, बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 6 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। खेत से जमीन की कागजी कार्रवाई के बाद रामदीन वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है। चलो, मुखिया जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। रामदीन दिन और रात एक एक करके कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। रामदीन अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आज ये फसल मुखिया ले जाएगा तो कुछ हिस्सा मेरे भाग में आ ही जाएगा। उससे मेरा घर कुछ दिनों तक चल जाएगा। रामदीन की फसल की कटाई की बात मुखिया भानु प्रताप के कानों तक पहुंची। अरे मुखिया जी, सुनते हो क्या? मैंने सुना है आज रामदीन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार रामदीन की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि रामदीन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रामदीन, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ मुखिया जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी कर दी है। अरे तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी। मुखिया जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा मत बोल रामदीन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं यहाँ से चलूं। मुझे अभी बहुत काम है, तेरी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा। अब जल्दी कर। ये कहकर मुखिया रामदीन से सारी फसल ले जाता है और रामदीन के लिए केवल 2-3 बोरी ही छोड़ देता है।
ये देखकर रामदीन उदास हो जाता है। हे कान्हा, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हिस्से में आई है। धिक्कार है ऐसी मेहनत और जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे कान्हा, कब मेरी अपनी जमीन होगी? रामदीन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामदीन का बेटा सुमित, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वो वापस कुरकाखेड़ा आ जाता है। गांव आने पर जब उसने घर का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग दुखी और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। मुखिया भानु प्रताप जैसे लोग किसानों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं, पर फल मुखिया जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है, ना अधिकार। बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते। किसानों की यही परिस्थिति देखकर सुमित बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज मैं खेती करूंगा और उस लालची मुखिया को उसी की शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन सुमित मुखिया भानु प्रताप के घर पहुंच जाता है। कहो सुमित, क्या बात है? मुखिया जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती करने के मामले में गधे साबित होते हैं। नहीं मुखिया जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, पर हूं तो एक गरीब किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल कामकाज क्या रह गया? सभी लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं और अंत में मजदूरी ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले तुम मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो बच्चे। क्या शर्त है मुखिया जी, बताइए। ये तो बच्चा है। इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता रामदीन गेहूं की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा सुमित सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से सुमित खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। सुमित ने गेहूं के बदले गाजर की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अब सुमित अपने खेतों से गाजर निकालने लगा। फसल की खबर सुनते ही मुखिया सुमित के पास पहुंच जाता है। अरे सुमित, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधी फसल तुम्हारी। मुखिया जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधा आपका और आधी फसल मेरी। और आपने ये भी कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा और फसल का ऊपरी हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे मुखिया जी, इसने तो होशियारी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो गाजर की फसल है। अरे ये क्या है? इस बार तुमने गाजर उगाई है? हाँ मुखिया जी, पिताजी इतने सालों से गेहूं की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार गाजर की फसल लगा लेता हूं। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे गाजर तुम ले रहे हो। ये आपकी ही शर्त है मुखिया जी, आपने ही बताई थी, और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता मुखिया जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह सुमित ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे मुखिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे गाजर लेकर घर चला गया और घास फूस मुखिया के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर मुखिया का मुंह फटा का फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये सुमित का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा
कि मुझे दोबारा उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद सुमित दोबारा मुखिया के घर आता है। कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए मुखिया जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बताओ, तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है मुखिया जी। इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह सुमित मुखिया से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में लग जाता है। सुमित इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ महीनों बाद सुमित की फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार गेहूं की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक मुखिया को। इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद मुखिया सुमित के पास आता है। जैसे ही मुखिया गेहूं के खेत के पास पहुंचा, ये सब देखकर वो पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या? इस सुमित के बच्चे ने तो इस बार गेहूं की फसल लगाई है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? देखिए मुखिया जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा आपका होगा। इस तरह सुमित ने अपनी होशियारी से मुखिया भानु प्रताप को दोबारा बेवकूफ बना लिया और मुखिया का फिर से पोपट हो गया। ये सब देखकर मुखिया को काफी गुस्सा आया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था, पर उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूं कि मुखिया भानु प्रताप किसे कहते हैं। सुमित ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। सुमित और उसका पिता रामदीन दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो, आज उस चालाक मुखिया से दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं। देखता हूं इस बार शर्त में कौन सी कुटिल चाल चलता है। इस तरह सुमित उस चालाक मुखिया के पास फिर से पहुंच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भी भानु प्रताप हूं। मुझे कोई होशियारी नहीं आती मुखिया जी। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जीवा पर काबू रख लड़के। तू क्या बक रहा है? तुझे पता भी है? तू जिस काम के लिए आया है वही बात कर। यहां तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मुखिया जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लड़के। चल, अब इस बार फसल का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है मुखिया जी। मैंने आपकी हर शर्त मानी है, तो ये भी मानूंगा ही मुखिया जी। चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची मुखिया की बातें मानकर सुमित वहां से चला जाता है। सुमित फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो केले की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने केले की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा अच्छा होगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक मुखिया और चमन दोनों दोबारा सुमित के पास आने लगे। मुखिया जी, इस बार सुमित का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी आपका और फसल का नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा चमन। इस बार मैंने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस बच्चे सुमित के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूं इस बार वो सुमित का बच्चा कैसे बचता है। अरे आइए आइए मुखिया जी,
कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ़ बनाऊंगा मुखिया जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाते हो। देखिए मुखिया जी, इस बार मैंने केले की फसल लगाई है, पर आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा। अबे ओए किसान के बच्चे, मुखिया जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है। बाप, ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओए चमन, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे समझ आ गई है, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। मुखिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह सुमित ने अपनी मेहनत और चतुराई से कुड़का खेड़ा के उस लालची मुखिया को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद मुखिया ने जिन लोगों की जमीन ली थी, वो सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए।